नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सहाचार्य संस्कृत द्वारा संस्कृत विषय के इस ई व्याख्यान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के व्याख्यान में हम देवर्षि कलानाथ शास्त्री महोदय द्वारा लिखित कथानक वल्ली नामक पुस्तक के दंभज्वरः नामक कथा के विषय में चर्चा करेंगे। ये एक संस्कृत की लघु कथा है जिसके विषय में देवर्षि कलानाथ शास्त्री महोदय ने ही परिचय देते हुए इसको ये बताया है कि इसका प्रकाशन वर्ष 1983 में है। 1983 में लिखित अथवा प्रकाशित यह लघु कथा अपने कथानक के कारण आज भी उतनी ही प्रासंगिक ज्ञात होती है। कलानाथ जी स्वयं इस कथा के विषय में बताते हैं अभिजात वर्गीयाणाम दंभस्य चित्रम, कि उनकी इस कथा का विषय है अभिजात वर्ग के लोगों के, जो उच्च कुलीन वर्ग के लोग हैं, उनके दंभ का चित्रण इसमें किया गया है। जैसा कि इसके शीर्षक से ही स्पष्ट है कि दंभज्वर, दंभ एक ज्वर की भांति है। जैसे ज्वर कोई सामान्य स्थिति नहीं है, रुग्णता का प्रतीक है, उसी प्रकार से दंभ भी मानसिक रुग्णता का प्रतीक माना गया है। अपनी इस कथा का परिचय देते हुए कलानाथ जी ने यह भी कहा है, सांप्रतिके परिवेशे अधुनातनीनाम जीवन स्थिति नाम चित्रम उपस्थापयति इयं लघु कथा। यह लघु कथा सांप्रतिक वर्तमान परिवेश में अधुनातनीनाम, जो अत्यंत आधुनिक लोग हैं, उनकी जीवन स्थितियों का चित्र उपस्थित करती है। एक आधुनिक मानसिकता का, उनकी जीवन स्थिति का चित्रण इस लघु कथा में बड़ी ही सूक्ष्मता से किया गया है। इस कथा के मुख्य पात्रों की यदि हम चर्चा करें तो इसके मुख्य पात्र दो मित्र हैं जिनका नाम है किशोर और वसंत। जब हम कथा को पढ़ते हैं तो हमें ये ज्ञात होता है कि ये दोनों ही रेल यात्रा के द्वारा अपने किसी गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं। दोनों ने ही आंग्ल भाषा में शिक्षा दीक्षा प्राप्त की हुई है। दोनों ही उच्च अधिकारी पद पर नियुक्त होने वाले हैं और इसी प्रयोजन से उनकी यात्रा हो रही है। तो एक उच्च वर्ग का, एक अभिजात वर्ग का, एक उच्चाधिकारी होने का जो दंभ है, वो उनके आचार व्यवहार में, उनकी मानसिकता में सर्वत्र व्याप्त है। अन्य पात्रों में उनके वयोवृद्ध सहयात्री हैं जिनके ऊपर वे यात्रा में कटाक्ष करते रहते हैं, और जब ये रहस्य उनको ज्ञात होता है, पता चलता है कि वो वास्तव में कौन है, तो वे बहुत ही शर्मिंदा भी होते हैं। और यदि हम पात्रों की बात करें तो इन वयोवृद्ध सहयात्री के स्वागत के लिए आए हुए उच्चाधिकारी और उनके कर्मचारी भी इस कहानी के पात्र हैं। तो इस प्रकार बहुत ही सीमित पात्रों वाली यह कथा है। कथा में कथोपकथन या संवादों की कमी है। विवरणात्मक शैली में लेखक के द्वारा, कहानीकार के द्वारा इस कथा की रचना की गई है और कथोपकथन या संवादों को अधिक स्थान नहीं दिया गया है। जहाँ तहाँ ही थोड़े बहुत संवाद हैं, अन्यथा संवादों की हमें यहाँ पर कमी देखने को मिलती है। लेखक ने अपनी ओर से ही पात्रों की मनस्थिति का भी चित्रण किया है और एक विवरण के रूप में कहानी को प्रस्तुत किया है। यद्यपि संवाद अधिक नहीं है, तथापि पात्रों की मनस्थिति और उनकी मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण कहानीकार के द्वारा पूर्ण सफलता से किया गया है। उसमें हमें कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। देवर्षि कलानाथ शास्त्री महोदय की भाषा शैली की विशिष्टता पर हमें अवश्य ही चर्चा करनी चाहिए। इनकी भाषा शैली में सहजता है, सरलता है।
जैसे विषय लेते हैं उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार अपनी सहज और प्रभावोत्पादक भाषा का ये प्रयोग अपनी कहानियों में, अपने लेखन में करते हैं। जो एक विशिष्टता है इनके लेखन की वो ये है कि इन्होंने अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी संस्कृत कथा में प्रयोग किया है, जैसे स्टेशन, पेंट, क्रीज, इन सब शब्दों का प्रयोग स्थान स्थान पर किया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए संस्कृत शब्द बना करके उनका प्रयोग भी बड़ी ही निपुणता से कलानाथ जी अपनी कहानियों में सुगुम्फित करते हैं। जैसे ट्रेन या रेलगाड़ी के लिए धूम शकटी, रेल शकटी शब्दों का प्रयोग अनेक स्थानों पर इनके द्वारा किया गया है। इसी प्रकार से टैक्सी या रिक्शा के लिए पण्य शकटी, ये शब्द संस्कृत शब्द इन्होंने बना दिया है। तो इस प्रकार से संस्कृत में अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी समावेश कर लेने से इनकी भाषा शैली अत्यंत प्रभावोत्पादक और सहज हो जाती है और विषय के अनुरूप भी है, क्योंकि जो पात्र हैं वो युवक हैं, आधुनिक सोच विचार रखने वाले लोग हैं, तो इसलिए इस प्रकार की भाषा शैली स्वाभाविक भी प्रतीत होती है। कथानक या वर्ण विषय की दृष्टि से यद्यपि इस कहानी में स्थान स्थान पर हास्य का भी समावेश किया गया है, जैसे दोनों मित्र धोतीधारी वृद्ध सहयात्री को देखकर के आपस में ये परिहास करते हैं कि अरे कहीं ऊपर की सीट पर चढ़ने से इनकी धोती खुल न जाए। लेकिन ये हास्य भी एक व्यंग्य के रूप में, कटाक्ष के रूप में उभरता है। सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति बड़ी ही निपुणता से आपके द्वारा इस कहानी में की गई है। सामाजिक यथार्थ इस रूप में कि हमारे समाज में बाहरी दिखावे की प्रवृत्ति बहुत अधिक हावी हो गई है। हमारी मानसिकता पर, एक आम जन की मानसिकता पर बाहरी दिखावे की प्रवृत्ति बहुत अधिक हावी हो गई है। यहाँ भी जो दोनों मित्र हैं उनके हर बात में, उनकी हर भाव भंगिमा में, उनकी हर विचारधारा में हमें ये दिखावे की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। जैसे जब गंतव्य स्थान पर वे पहुंच जाते हैं तो वे दोनों तो अपनी सामान को, क्योंकि बहुत उच्च अधिकारी हैं, अपने सामान को खुद नहीं उठाना चाहते, इसलिए वो तुरंत ही कुली को आवाज़ देते हैं। और जो वृद्ध महाशय, वृद्ध सहयात्री हैं, उनके प्रति वे व्यंग्य पूर्वक देख करके ये सोचते हैं कि अरे ये क्या कुली बुलाएंगे, ये तो खुद ही अपना सामान उठा करके लेके जाएंगे। यथा एव स्टेशनस्योपरि शकटी अवरुद्धा, जैसे ही स्टेशन के ऊपर गाड़ी रुकी तौ भारवाहकम आकारितवन्तौ, उन दोनों ने, वसंत और किशोर ने, भारवाहक कुली को पुकारा। वृद्ध सज्जनस् तुष्णीकः स्थितो अभूत्, वृद्ध सज्जन तो चुपचाप ही बैठे हुए थे। मन्य पंडित महाशय स्वकीयं भारम स्वयमेव वक्ष्यति इति, मानो पंडित महाशय अपना भार स्वयं ही उठाएंगे इति, वहन करेंगे इति, इस प्रकार से सूचित करती हुई परिहासपूर्ण दृष्टि से वसंत ने वृद्ध को देखा। तो सामान उठाने के लिए भी उनकी दृष्टि में एक प्रकार का व्यंग्य, उनके प्रति एक हीनता का भाव उनके द्वारा प्रकट किया जा रहा है। व्यक्ति की वेशभूषा और भाषा के आधार पर उसकी विद्वत्ता या उसकी प्रभावपूर्णता का आकलन प्रायः हमारे समाज में किया जाता है। वसंत और किशोर ने भी यही किया कि जो सहयात्री थे उनकी वेशभूषा और भाषा के आधार पर, कि वे हिंदी का समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, उनकी वेशभूषा ऐसी है, वे पूजा पाठ में लगे हुए हैं, तो वो आधुनिक शिक्षा तो उन्होंने प्राप्त ही नहीं की होगी, ये वो सोच लेते हैं। और फिर जब बाद में उन्हें पता चलता है कि वो कितने बड़े विद्वान हैं, आंग्ल भाषा के प्राध्यापक हैं, विभागाध्यक्ष हैं, तो उनको बहुत ही लज्जा का अनुभव होता है। लेकिन भाषा को, अंग्रेजी भाषा को हमारे यहाँ विद्वत्ता का एक प्रतीक, एक मानदंड मान लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अंग्रेजी भाषा में बातचीत नहीं कर सकता है तो यह मान लिया जाता है कि उसे कुछ नहीं आता, वो ज्ञानी भी नहीं हो सकता। इसी बात को
प्रकट करते हुए लेखक ने लिखा है, उच्चाधिकारिणाम अभिजात वर्गीयाणाम च प्रमाणम एव इदम भवति यत्ते द्रुतम आंग्लीम वक्तुम पारयन्ति इति। उच्चाधिकारियों और अभिजात वर्ग के, उच्च कुलीन वर्ग के लोगों का प्रमाण ही यही होता है कि वे द्रुत तेजी से अंग्रेजी भाषा बोल सकते हैं। फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकिंग उनकी होनी चाहिए। अगर ये किसी व्यक्ति में नहीं है तो वो विद्वान भी नहीं होगा, वो पढ़ा लिखा भी नहीं होगा। इसी तरह से वेशभूषा या अंग्रेजी भाषा विद्वत्ता के परिचायक या प्रमाण नहीं है, ये लेखक स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अंत में कहा है, कहानी के अंत में, जब इन दोनों को पता चलता है कि वास्तव में कितने बड़े विद्वान हैं, उनकी विद्वत्ता के आगे वे दोनों तो कुछ भी नहीं हैं, तब लेखक ने टिप्पणी की है, केवलम वेशम आस्तिकी चेष्टा च दृष्ट्वा एव कथमयं सामान्यो जनः इति चिंतितो अभूत इति। केवल वेशभूषा से और आस्तिकतापूर्ण चेष्टाओं से, पूजा पाठ करने की क्रियाकलापों को देख कर के ही यह सामान्य व्यक्ति है, यह किस प्रकार से हमने सोच लिया। इति स्मृत्वा एव, यह विचार करके ही, लज्जया चरणयोः अधस्तात् भूमिः अपसरन्ति एव अनुभूता ताभ्याम। ये सोच करके, याद करके, लज्जा से उन्हें इतनी अधिक लज्जा का अनुभव हुआ मानो उनके पैरों के नीचे से धरती ही खिसक गई हो, वे धरती में समा जाएं। इतनी अधिक लज्जा का उन्हें अनुभव हो रहा था कि ये हमें, हमारी बातें सुन करके वे हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। बाहरी वस्तुओं के आधार पर किसी व्यक्ति के आकलन की प्रवृत्ति ही दंभपूर्ण है। यही दंभज्वर है जो हमारे विवेक को आच्छादित कर देता है। इसलिए इस दंभपूर्ण प्रवृत्ति से हमें बचना चाहिए, इसका त्याग करना चाहिए। बाहरी दिखावे के युवा मानसिकता का बड़ा ही सत्य चित्रण इस कथा में किया गया है और सामान्य घटनाक्रम के माध्यम से मानसिकता का चित्रण करते हुए लेखक ने ये संकेत भी किया है, ये प्रेरणा भी दी है कि हमें इस प्रकार की दंभपूर्ण वृत्ति को अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। और ये सामान्य घटनाक्रम का, इस प्रकार का वर्णन प्रत्येक पाठक इससे अपना तादात्म्य स्थापित कर सकता है। इसीलिए कहानी अत्यंत रोचक भी लगती है और प्रभावोत्पादक भी अनुभव होती है। तो इस प्रकार से कलानाथ जी के द्वारा लिखित कथानक वल्ली के अंतर्गत यह लघु कथा अत्यंत प्रभावोत्पादक है, सामाजिक यथार्थ को द्योतित करने वाली कथा है। आज के व्याख्यान में इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।